4 अप्रैल 1924 का दिन कश्मीर की तारीख़ के उन अजीम और अहम तरीन अयाम में से एक है जब इस धरती ने अपने एक ऐसे बाकमाल बेटे को जन्म दिया जिसने ना सिर्फ बंदूक से आज़ादी की दहलीज़ पर दस्तक दी बल्कि कलम, किरदार और रूहानियत से एक अजीम नज़रिए का अलमबरदार साबित हुआ। उस रोज़ पैदा होने वाले ये मर्द मोमिन, मर्द हुर थे मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान, जिनकी ज़िंदगी एक मुकम्मल मकतबाए फ़िक्र थी। गाज़ियाबाद ज़िला बाग़ की पुरअमन वादी में पैदा होने वाले सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान का बचपन एक दीनी और नज़रियाती माहौल में परवान चढ़ा। उनके वालिद सरदार अब्दुल्ला ख़ान ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक अफसर थे, लेकिन घर में कुरान और सुन्नत की तालीमात और उम्मत मुस्लिमा के दर्द की गहरी छाप थी। यही वो बीज था जो उनके दिल में उम्मत के लिए लगन और कश्मीर की आज़ादी के अज़्म के तौर पर उगा। पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की इंजीनियरिंग विंग में शमूलियत इख्तियार की, जहां जंग अज़ीम दोम के तजर्बात और फ़लस्तीन में सहूनी तहरीक के मुशाहिदात ने उनके नज़रिए को मज़ीद पुख्ता किया। मुस्लिम दुनिया के ज़वाल, सहूनियत की परवान, तहरीक पाकिस्तान और कश्मीरियों पर जारी डोगरा मज़ालिम ने उन्हें उनकी मंजिल की तरफ मुतवज्जे कर दिया और यूँ मुजाहिद अव्वल ने 1946 के अवाखिर में फ़ौज की मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया और वतन वापस आ गए। वतन वापस आकर उन्होंने अपनी फ़ौजी मुलाजमत के दौरान हासिल किए गए तजर्बात को बरूए कार लाते हुए 1947 में तहरीक आज़ादी कश्मीर को अस्करी सतह पर मुनज़्ज़म किया। जब डोगरा हुक्मरान हरी सिंह ने तक़सीम बरसग़ीर के 3 जून 1947 के प्लान की खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों को हक़ ख़ुद इरादियत देने से इनकार कर दिया, तो 22 साला नौजवान मुजाहिद अव्वल ने अपने हमवतनों की रहनुमाई और तहरीक पाकिस्तान की तकमील के अज़्म के साथ 23 अगस्त 1947 को तारीख़ी पहाड़ नीलाबट से जहाद का आगाज़ कर दिया। यही लम्हा था जब रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की मुसल्लह तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ, और यही वो मकाम था जहाँ तारीख़ ने सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान को मुजाहिद अव्वल के लक़ब से नवाजा। वो पहला सिपाही जिसने बंदूक से आज़ादी की दहलीज़ पर दस्तक दी, वो पहला रहनुमा जिसने रियासत के नज़रियाती और जोग्राफियाई मुस्तक़बिल का तयन किया। इस वाक़े को तारीख़ी तौर पर पुंछ बगावत के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीरी कौम आज भी आपके उस एहसान की याद में 23 अगस्त को योम नीलाबट मिली जोश व जज्बे के साथ हुकूमती सतह पर मनाती है। नीलाबट से शुरू होने वाली इस जद्दोजहद के बायस तहरीक आज़ादी कश्मीर को ऐसी जला मिली कि जगह जगह की बगावतों के बायस मजमूई तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर का 32,000 मुरब्बा मील का इलाका आज़ाद हुआ, जो आज़ाद कश्मीर और शुमाली इलाका जात कहलाता है। 23 अगस्त की जो तारीखी अहमियत है वो इस वजह से है कि 23 अगस्त 1947 को जब 19 जुलाई 1947 की करारदाद के ज़िमन में पाकिस्तान 14 अगस्त को मार्ज वजूद में आ गया, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों ने महाराजा हरी सिंह से ये मुतालबा किया कि वो रियासत जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इलाक़ करे, इसलिए कि यहाँ की मुस्लिम अक्सरियत है और हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन महाराजा हरी सिंह ने जब इस बात का इनकार किया, चुनाचे 23 अगस्त को मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान ने आज़ाद कश्मीर के इस इलाके के सारे लोगों को इस जगह पे जमा किया और यहाँ कुरान पाक पर एक हलफ हुआ कि अगर महाराजा हरी सिंह पाकिस्तान के साथ इलाक़ का ऐलान नहीं करता और वो मुसलमान नहीं हो जाता और रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके आज़ादी के हुकूक नहीं देता, तो उसके खिलाफ अलबे जहाद बुलंद किया जाएगा। चनाचे लोगों ने कुरान पाक पर यहाँ हलफ किया कि हम आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे और रियासत जम्मू और कश्मीर को आज़ाद कराकर पाकिस्तान का हिस्सा बनाएंगे। चनाचे उस ऐद की रोशनी में यहीं से दिलपुर थाने पर हमला किया गया। वहाँ जो लोगों से इसलाह जमा किया गया था
وہ چینا اور ڈوگرا فوج کے خلاف جو ہے وہ الو جہاد مجاہد اول نے پہلی گولی چلا کر جو ہے وہ بند کیا۔ آزاد حکومت کے قیام کے بعد مجاہد اول نے پہلی آزاد کشمیر بٹالین کی تشکیل کی، جس نے ان کی زیر کمان 6 بٹالین بریگیڈز کی صورت اختیار کی، جو تاریخ کی کتب میں قیوم بریگیڈ کے نام سے درج ہے۔ اس وقت جب رضاکار جنگجوؤں کو آزاد کشمیر بٹالین کے انڈر باضابطہ فوج کی شکل دی جا رہی تھی، تب سردار صاحب کو میجر کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ لیکن 1 جنوری 1949 کو پاک ہند جنگ بندی کے اطلاق کے فوراً بعد انہوں نے فوج کی باضابطہ ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا۔ 1949 کے اپنے سیاسی سفر کے آغاز کے بعد آپ 1952 میں آزاد کشمیر حکومت کے وزیر بنے۔ 1956 میں مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل نے انہیں صدر آزاد کشمیر منتخب کیا۔ اس کے بعد وہ 1970، 1985 اور پھر 1990 میں دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ 1951 میں انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے کر وزیر اعظم کا عہدہ قبول کیا، جبکہ 1996 میں قائد حزب اختلاف بھی رہے۔ سردار صاحب کا روحانی پہلو بھی بے حد منفرد تھا۔ ہزاروں افراد ان سے صرف ان کی روحانیت کے باعث جڑے ہوئے تھے۔ ان کی روحانی مجلسیں لوگوں کے اذہان و قلوب کو منور کرتی اور ان کے اندر خدا کا خوف اور امت کی فلاح کا جذبہ بیدار کرتی۔ سردار صاحب کی سیاسی اخلاقیات ان کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو تھی۔ ان کے بدترین سیاسی مخالفین بھی پوری زندگی ان کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ ان کا دور حکمرانی ریاست آزاد کشمیر کا خوشحال ترین دور سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں حکومت آزاد کشمیر واقعی اس مقصد پر پوری اتری جو 24 اکتوبر 1947 کو اس کے قیام کا اصل ہدف تھا، مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد۔ وہ ہر وقت عوام سے ملنے کے لیے دستیاب رہتے تھے۔ کسی بھی کارکن یا عام شخص کے لیے ان تک رسائی ممکن ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پوری زندگی پروٹوکول کے خلاف رہے۔ انہوں نے مہاجرین کی آبادکاری، تعلیم، صحت اور سماجی بہبود کے شعبے میں قابل قدر اقدامات کیے۔ لیکن مجاہد اول صرف بندوق بردار سپاہی اور اپنی قوم کے سیاسی رہنما نہ تھے، وہ قرآن و سنت کے علم بردار، اسلامی ریاست کے دائی، نظریہ امت کے محافظ اور ایک بہترین قلم کار بھی تھے۔ ان کی روحانیت کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ہزاروں لوگ ان سے کسی سیاسی، مالی یا دنیاوی غرض کے بغیر صرف روحانی نسبت کے تحت وابستہ رہے۔ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کی شخصیت جو ہے وہ ایک ہماگیر شخصیت ہے۔ اس کی زندگی کے بے شمار پہلو ہے اور اس میں ظاہر ان کی ذاتی زندگی بھی ہے، گھریلو پہلو بھی ہے۔ ان کی زندگی روز اول سے اتنی مصروفیات کی زد میں تھی کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ ہم نے بچپن میں کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہو، کہیں چائے پی ہو، کہیں کسی محفل میں اکٹھے ہوئے ہوں، اور بالکل سر راہ کہیں ملاقات ہوتی تھی۔ کئی دنوں کے بعد ان کا گھر میں آنا ہوتا تھا، ایک آدھ دن رہتے تھے۔ گھر کا سارا نظام جو ہے، گھر کی جو مرکزیت ہے، وہ میری والدہ محترمہ کی وجہ سے قائم تھی، چلتی تھی، اور اس میں مجاہد اول اپنے عزیز و کاروں کا خیال رکھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، سارا سلسلہ تھا۔ لیکن ایک عام آدمی کی طرح اگر آپ یہ توقع کریں تو مجاہد اول کی ساری زندگی میدان سیاست میں، میدان جہاد میں، میدان کارزار میں اور میدان اسٹرگل کے میدان میں گزری ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ ان کا جو بہت قریبی تعلق ہونا چاہیے تھا بچپن سے، اور جس طرح تربیت کا ماحول ہمیں ملنا چاہیے تھا اور جس طرح ان کی قربت سے استفادہ کرنا چاہیے تھا، وہ بہت اس میں اگر آپ قریب سے دیکھیں تو اس میں بہت فرق تھا۔ البتہ ان کی زندگی میں خیر و برکت کے بہت پہلو تھے، اور اس کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ روز اول سے روحانیت کے ساتھ وابستہ تھے،
तसव्वुफ के साथ वाबस्ता थे। हमारे अपने मुजाहिद अव्वल वालिद मोहतरम, उनके दादा साहब, हमारे दादा साहब, फिर उनके दादा साहब, तो 4, 5, 6 पुश्तों से हमारा ख़ानदानी ताल्लुक जो है औलिया अल्लाह और कामिलीन के साथ रहा है। और हमारे घर में बड़े बड़े अकाबरीन, कामिलीन और औलिया अल्लाह की आमद रफ्त रही है। और मुजाहिद अव्वल ने 5-6 साल की उम्र में आधे घंटे के अंदर सूरह यासीन शरीफ याद की उस जमाने में, और सुबह तहज्जुद के वक्त उठते थे। और बचपन से वो सोमवार और जुमेरात का और चांदी 13, 14, 15 का रोजा रखते थे, जो सारी जिंदगी उन्होंने आखिरी वक्त तक उसको कायम रखा। जिक्र अज़कार करते थे, पढ़ते थे, औलिया अल्लाह की सोबत में बैठते थे, रूहानियत के साथ वाबस्ता थे, तसव्वुफ के साथ वाबस्ता थे, चिला कशी करते थे और बहुत मुश्किल चिला कशी करते थे, जिसका कोई तस्वर जो है वो एक मुख्तसर सा पार्ट काट उसका अहाता नहीं कर सकता। वो 45 दिन शबरात से ईद तक जो है वो भूखे प्यासे बैठते थे, बैठ के अल्लाह का जिक्र करते थे, सिर्फ चाय या कहवा पीते थे, कोई दवाई, फ्रूट, अनाज, मिलना जुलना कुछ नहीं, 2 इहराम के कपड़े बांध के वो बैठते थे। यही रूहानियत बाद अज़ां उनकी दर्जनों कुतुब में ढलती रही। 5 जिल्दों पर मुश्तमिल फितना इनकार सुन्नत जैसी आपकी अजीमो शान इल्मी काविश आपके इल्मी व रूहानी कद काट का मुंह बोलता सबूत है, जिसमें उन्होंने सुन्नत रसूल के मुनकरीन का इल्मी रद्द किया और इस्लामी शरीयत की बालादस्ती पर जोर दिया। आलमी शोहरत याफ्ता मुफक्किर याकूब हाशमी सरदार साहब की इस काविश के बारे में लिखते हैं कि लोग कहते हैं वेदास और दीवान गालिब इल्हामी कुतुब हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान की फितना इनकार सुन्नत एक इल्हामी किताब है। 1969 में सरदार साहब की इस्लाम और मुस्लिम दुनिया के लिए बेपनाह खिदमात की बुनियाद पर आप राब्ता आलम इस्लामी मक्का मुकरमा सऊदी अरेबिया की कानून साज कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए, जो पूरी कौम के लिए एज़ाज़ की बात थी। मुजाहिद अव्वल ने जदोजहद आज़ादी, सियासत, मारिफत, रूहानियत और मज़हब के उन्वान पर उर्दू और अंग्रेज़ी में मज़ीद दर्जनों कुतुब तख्लीक की, जिनमें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुकदमा कश्मीर, अच्छी हुक्मरानी और अल्लाह ताला का फ़ज़ल जैसी अजीम कुतुब शामिल हैं। मुजाहिद अव्वल ने अपनी ज़िंदगी के दीगर तारीख़ी कारनामों में से एक नुमायाँ कारनामा ये भी अंजाम दिया कि उन्होंने कादियानी फितने के ख़िलाफ़ वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए आज़ाद कश्मीर में उन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाया, जिसकी पैरवी में बाद अज़ां वफाकी हुकूमत ने भी यही फ़ैसला सादिर किया। सरदार अब्दुल क़य्यूम खान रहमतुल्लाह अलैह एक सच्चे नज़रियाती रहनुमा थे। वो 2 कौमी नज़रिए के न सिर्फ कायल बल्कि अमली मुबल्लिग़ थे। उनके नज़दीक कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ कोई सियासी फ़ैसला नहीं, बल्कि ईमान, तहज़ीब, अक़ीदे और नज़रिए का तकाज़ा था। कश्मीर की फ़िज़ाओं में गूंजने वाला मशहूर नारा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान सरदार साहब ही ने मुतारिफ़ करवाया, और ऐसे वक्त में यह नारा बुलंद किया जब 1971 के सकूते ढाका के बाद पूरी कौम एक सोग से गुज़र रही थी। ये नारा न सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि ऐवान आलम में ये ऐलान था कि नज़रिया मिल्लत और नज़रिया पाकिस्तान किस कदर अहम हैं। मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद क़य्यूम खान साहब हमारा ताल्लुक शख्सियत है। जब हमारा ताल्लुक की बात हम करते हैं तो उसमें ये नहीं पता होता कि कितनी जहाद का कोई मालिक है। तो मैं ये कहूँगा कि मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब बिस्यार जहाद के मालिक थे, जिनमें से कुछ जहाद पर लोगों को नज़र थी और अक्सर लोग जो हैं उनकी अक्सर जहाद से वाकिफ़ नहीं थे। जिन जहाद से वाकिफ़ थे उनमें उनकी सियासत, उनका अदब, उनके हुक्मरानी, तर्ज़ हुक्मरानी से लोग वाकिफ़ थे, लेकिन उनकी ऐसी जहाद भी हैं जो जिनसे लोग वाकिफ़ नहीं थे। सबसे बड़ी बात पहले मैं तो ये कह दूँ आपको कि वो एक मिली जज्बा रखते थे, जिसके तहत उन्होंने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का एक नारा दिया। ये एक मिली जज्बा था। वो रियासत को पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना चाहते थे, नज़रिया उन्होंने पेश किया। वो इसलिए कि पाकिस्तान जो है ये मिल्लत का एक बहुत बड़ा आर्गन है, मिल्लत का बहुत बड़ा हिस्सा है, तो वो मिल्लत के साथ वाबस्ता होना चाहते थे।
तो एक तो ये उनकी बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात मैं एक कह दूं जो लोगों को नहीं पता है, वो यह कि सऊदी अरब की जो पॉलिसी है कश्मीर के बारे में, वो मुजाहिद अव्वल ने बना के उनको दी है अपने शाह फैसल के दौर में, और शाह फैसल के कहने पर बनाई। जब शाह फैसल से इनकी मुलाकात हुई तो शाह फैसल ने इनसे कोई बात की तो इन्होंने कहा कि मुजाहिद अव्वल आप तो मिलत की बात करते हैं। उससे पहले उनको शेख अब्दुल्ला मिल के गया था तो उसने कौमी बात की थी, कश्मीर की खुद मुख्तारी की बात की थी। इन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान से अलग की बात की तो शाह फैसल बड़ा हैरान हो गया कि भी कैसी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा जी मैं वही बात करता हूँ जो आप करते हैं, आप भी मिलत की बात करते हैं, मैं भी मिलत की बात करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कश्मीर की पॉलिसी आप बना कर दें। फिर उन्होंने पूरे उनको इंतजाम दिए, फोटो मतलब टाइपिस्ट वगैरह सारा कुछ इंतजाम किया और कहा कि मुजाहिद अव्वल सऊदी अरब की जो कश्मीर पॉलिसी होगी वो आप बना कर दें। दूसरी बात ये कि उनका एक और पहलू था जिस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी, वो उनका रूहानी पहलू था। रूहानियत में उनका क्या मुकाम था इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। वो अब्दाल थे, कुतुब थे, होश थे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि रूहानियत की ऊंची परवाज़ में थे और वली कामिल थे। मुजाहिद अव्वल का अहद हुकूमत अपनी हमागीर खसूसियात के बायस तारीख़ में एक सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। इस दौर में रियासत भर में अमन व सुकून कायम रहा, किसी किस्म का इंतशार या बाहमी तसादम जन्म न ले सका। नज़रियाती कशमकश भी न होने के बराबर थी, क्योंकि आपकी नज़रियाए मिल्लत के लिए की गई बेमिसाल जदोजहद ने आवाम को एक लड़ी में परो दिया था। यही वजह थी कि आवाम हर दम आपके शाना बशाना खड़े रहे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का बलबला खेज नारा रियासत के कोने कोने में गूंजता रहा। मुजाहिद अव्वल पौन सदी तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से कश्मीरी अवाम की रहनुमाई करते रहे, रियासती नज़म को इस्लामी उसूलों के मुताबिक इस्तवार किया और अपनी तहरीरों व तकारीर में हमेशा इस्लाम, मिल्लत और नजरिया पाकिस्तान का परचम बुलंद रखा। एक तरफ वो आज़ाद कश्मीर के सदर व वज़ीर आज़म की हैसियत से रियासती मामलात को संभालते रहे, तो दूसरी जानब अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भारत के खिलाफ जुर्रतमंदाना सिफारती जंग लड़ते रहे। उन्होंने कश्मीरियों के हक़ राह दही और आज़ादी की जिद्दोजहद को आलमी सतह पर मुदल्लल और बावकार अंदाज में पेश किया। जी मुजाहिद अव्वल जो है वो बहुत साहिब मुतल्लिया शख्स थे और कश्मीर इशू के बारे में जो मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं इशू की, उस पर उनको बड़ा अबूर हासिल था। वो खुद बड़ा मुतालिया करते थे और दुनिया भर में जो इस डिस्प्यूट का इल्म रखने वाले जो स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, उनके साथ राब्ते में रहते थे। तो इसलिए जब भी कभी हमें बाहर जाना होता था तो वो पूरी तैयारी से जाते थे। और पहले तो कोई कॉन्फ्रेंस ऐसी हो जो कश्मीर के बारे में हो, उसका टॉपिक पहले से उनको पता होता था, उसके बारे में पूरी तैयारी करके जाते थे। अगर कोई चीज सर्कुलेट करनी हो तो बाकायदा उसकी ड्राफ्टिंग अपने हाथ से करते थे, फिर उसको अपनी निगरानी में क्वेश्चंस करते थे, फिर वो सारे उसके डोजेस बनाते थे, फिर वो साथ हम रखते थे बाहर जाने से पहले। और फिर बाहर जाके जो उनका स्टाइल होता था वो ये होता था कि मुझे याद है कि कई दफ़ा सऊदी अरब में जब हम गए मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस में, तो वो अब उससे मुझे कहते थे कि पता करें यहाँ के जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश के और अरबी के, मैं उनके एडिटर से मिलना चाहता हूँ। और आप यकीन जाने कि कमिटमेंट की बात मैं कर रहा हूँ कि वो खुद पहुंचते थे हर जगह। जद्दा से जो अखबार निकलते हैं, रियाद से जो निकलते हैं, मक्का मुकर्रमा से जो निकलते हैं, उनके एडिटर से जाके मिलना, फिर उनको कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में पूरी तरह से आगाह करना, फिर उनके जो क्वेश्चंस होते थे उनको आंसर करना। और फिर उनकी ये कोशिश होती थी कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग मैटर करते हैं वहाँ पे, उनके साथ उनका रब्ता रहे। मसला एक दफ़ा हम इंग्लैंड गए तो वहाँ पे उन्होंने जो हमारे होस्ट थे डॉक्टर ज़ैजू खान साहब, एक उस वक्त बाद में एडवाइजर भी रहे, और एक राजा नजावत हुसैन है, वो भी अभी भी बड़ा काम कर रहे हैं। फिर हमारे अपने एक अजीज हैं नजीर गिलानी साहब, वो भी यूके में थे। तो ये सारे लोग फिर उस वक्त इन्वॉल्व होते थे, और जो लोग वहाँ पे ब्रिटिश MPs हैं, बाकी जो लोग हैं,
उनको वो लाते थे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो मसला कश्मीर के बारे में उनकी कोई इतनी समझ बूझ नहीं होती थी, तो उनके जो सवालात होते थे उनको बड़ा कम्प्रीहेंसिवली एड्रेस करते थे। हर जगह उनकी यही कोशिश होती थी कि जो कश्मीर इशू के मुख्तलिफ डायमेंशन हैं और जो लोगों के जहन में उसके बारे में जो इबहामात हैं उसको दूर करें। उनकी गराम आया खिदमात के एतराफ़ में अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर 1998 करार दिया। उनकी सियासी ज़िंदगी में उसूल पसंदी, सादगी, तदब्बर और हिल्म नुमाया रहे। वो निहायत सादा तबीयत मगर बुलंद हिम्मत शख्सियत के मालिक थे। सच ये है कि मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान अपने आप में एक मुकम्मल मकतबा फ़िक्र थे। तकरीबन पौन सदी तक रियासत जम्मू कश्मीर के सियासी उफ़क़ पर तुलू रहने के बाद मुजाहिद अव्वल 10 जुलाई 2015 अलसुबह इस जहान फ़ानी से पर्दा फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हीरोज़ ऑफ कश्मीर की इस पहली किस्त में हम मर्द आहन, मर्द मोमिन, अलमबरदार नज़रियाए मिल्लत और फ़ख्र कश्मीर मुजाहिद अव्वल जनाब सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम ख़ान को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने कलम से लेकर बंदूक तक हर महाज पर सिर्फ अज़मत इस्लाम और तकमील पाकिस्तान के लिए काम किया।